हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो में हम वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम आई कि डर लगने लगता है, और अगर मौखिक परीक्षा मतलब वाइवा आया तो डर के क्या कहने। हमें इतना डर लगता है कि कभी कभी हमें हमारी हार्ट बीट्स भी सुनाई पड़ती है। अगर हमें आइडिया के लिए वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होते हैं ये पता लगे तो शायद हमारी हार्ट बीट्स कुछ कम हो जाए। तो आइए ऐसे ही कुछ प्रश्नों की हम आइडियाज़ लेते हैं। बीएड में आपके वाइवा प्लस डेमो दोनों होते हैं। वाइवा में कुछ इस टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बीएड कैसे लिखते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बीएड कर रहे होते हैं, उन्हें बीएड कैसे लिखते हैं यही पता नहीं होता है और वहाँ पर वो आंसर नहीं दे पाते हैं। तो बीएड लिखते समय कैपिटल बी डॉट कैपिटल ई स्मॉल डी डॉट इस तरीके का आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, बीएड का पूरा नाम क्या है? तो बीएड का पूरा नाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन। कई बार हम डर के मारे बैचलर इन एजुकेशन कहते हैं, तो ये गलत होगा, वहाँ पर आपको कहना है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तीसरा क्वेश्चन, बीएड का हिंदी नाम क्या है? बहुत से बच्चों को बीएड का हिंदी नाम ही नहीं पता होता है। तो बीएड को हिंदी में से शिक्षा स्नातक कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन वो पूछ सकता है, आपने सूक्ष्म शिक्षण और इंटर्नशिप कहाँ की है? अब जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं अटेंड करते हैं या जो करते भी हैं, उन्हें ये छोटा सा क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता है। तो ध्यान से सुनिए, सूक्ष्म शिक्षण हम कॉलेज में ही करते हैं और जो हमारी इंटर्नशिप होती है वह हमें जो भी स्कूल दी जाती है उस स्कूल में जाकर हम हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में कहा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, जिसके जवाब में हम कह सकते हैं शिक्षण की जटिलता को कम करने के लिए तथा इसे सरल बनाने के लिए शिक्षण की एक नई प्रणाली का जन्म हुआ, जिसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। आगे चल के एग्जामिनर पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में के प्रक्रिया में कुल कितने पद होते हैं? तो कुल इसमें 6 पद होते हैं, जिसमें पहला पद पाठ योजना, दूसरा सूक्ष्म शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः पाठ योजना, पांचवा पुनः शिक्षण, छठा पुनः प्रतिपुष्टि। अगर आप इस प्रश्न को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने YouTube पे सूक्ष्म शिक्षण चक्र की पूरी एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ से जाकर भी इसे डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद में एग्जामिनर यह सवाल भी पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग में कुल कितनी स्किल्स होती हैं? तो इसके जवाब में डॉक्टर एलन और रेयान ने 14 स्किल बताई है, डॉक्टर बी के पासी और DAVV ने 13 स्किल्स बताई है और बीएड पाठ्यक्रम में 8 स्किल्स हैं। उसके बाद में एग्जामिनर पूछ सकता है कि कक्षा में आने के बाद आप पहला कार्य क्या करोगे? तो जब भी हम कक्षा में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड एंट्री करते हैं। उसके बाद में आगे वो पूछ सकता है कि प्रस्तावना कौशल का क्यों प्रयोग करते हैं? इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए या पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए या कक्षा में माहौल बनाने के लिए हम प्रस्तावना कौशल का उपयोग करते हैं। फिर इसी पर वो आगे प्रश्न पूछ सकता है, प्रस्तावना कौशल में कितने घटक होते हैं? तो प्रस्तावना कौशल में कुल 7 घटक होते हैं। घटक मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद में पूछ सकता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसके जवाब में छात्रों की कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग किया जाता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में कुल कितने घटक होते हैं? तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल में कुल 8 घटक होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछ सकता है पुनर्बलन कौशल किसे कहेंगे?
तो पुनर्बलन के द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनके व्यवहार या अनुक्रिया में परिवर्तन आ सके, उसे ही पुनर्बलन कहा जाता है। फिर वो पूछ सकता है पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। फिर इसी पर से वो क्वेश्चन बना सकता है कि सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण दीजिए, तो उसमें हम कह सकते हैं मुस्कुराना, सहमति देना, शाबाश कहना, टॉफ़ी देना आदि सब हम सकारात्मक पुनर्बलन के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन वो बना सकता है कि नकारात्मक पुनर्बलन के एग्जाम्पल्स दीजिए, जिसमें हम कह सकते हैं आंखें दिखाना, ना के सिचुएशन में गर्दन हिलाना या मौन हो जाना। इस प्रकार से आगे वो और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाठ्य योजना में किस प्रकार के बच्चों का समावेश होता है। तो ध्यान रखिए, पाठ्य योजना में सभी प्रकार के बच्चों का समावेश किया जाता है, जिसमें प्रतिभाशाली, सामान्य, मतलब सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लेसन प्लान पढ़ाते हैं। इसके बाद में आगे पूछ सकता है कि आपने किसी एक प्रकरण में किस प्रकार अपनी पाठ्य योजना का प्रयोग किया है। जब वो ऐसा क्वेश्चन करेगा तब उस समय आपने लेसन प्लान पढ़ाते समय जिन जिन सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया है आपको उनके बारे में वहाँ पर बताना है। आगे चल के वो पूछ सकता है कि शामपट पर कितने अंश पर खड़े होगे। तो हमने बताया था आपको शामपट लेशन कौशल पढ़ाते समय कि शामपट पर आप 45 का एंगल करोगे और उसी के हिसाब से आप खड़े रहोगे। उसी प्रकार से वो पूछ सकता है कि TLM को कक्षा में कहाँ लगाया जाता है। तो TLM को कक्षा में शामपट की दाईं ओर, मतलब लेफ़्ट साइड में लगाया जा सकता है। अब TLM का फुल फॉर्म क्या होगा ये भी वो पूछ सकता है। तो TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर आगे पूछ सकता है वो कि बच्चों को TLM कब दिखाया जाना चाहिए। आप वहाँ पर आसानी से जवाब दे सकते हैं कि हम बच्चों को जब हमें आवश्यकता होती है लेसन प्लान पढ़ाते समय, तो हमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार TLM बच्चों को दिखाया जाना चाहिए। उसके बाद में वह पूछ सकता है कि शैक्षणिक तथा सह शैक्षणिक क्षेत्र क्या होता है। तो शैक्षणिक क्षेत्र मतलब पूरा की पूरा किताबी ज्ञान या पुस्तकी ज्ञान से रिलेटेड होता है, और सह शैक्षणिक क्षेत्र अदर एक्टिविटीज़ मतलब जो स्कूलों में कोरिकुलम एक्टिविटीज़ चलती है उससे रिलेटेड होता है। तो आपको वहाँ पर ऐसा आंसर देना है। फिर आगे अगर वो डीपली जाए तो डीपली वो ये भी पूछ सकता है कि NEP 2020 में शिक्षा का ढांचा क्या हुआ था। तो ये जो शिक्षा का ढांचा है अभी तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो शिक्षा का ढांचा था वह 5+3+3+4 है, जिसमें 5 का मतलब नर्सरी, LKG, UKG और क्लास 1st and 2nd रखी हुई है। 3 में क्लास 3, 4, 5 रखी हुई है। दूसरे 3 में क्लास 6, 7, 8 रखी हुई है, और 4th में क्लास 9, 10, 11, 12 रखी हुई है। यह NEP 2020 में शिक्षा का ढांचा है। इसके पहले जो ढांचा था वह 10+2 का था। इसे ही आगे विस्तार से पूछते हुए वह कह सकता है कि विद्यालयी संरचना बताइए। तो विद्यालयी संरचना में 1986 के संशोधन के अनुसार पूर्व प्राथमिक कक्षाएं नर्सरी, LKG, UKG है। प्राथमिक कक्षाएं 1st से लेकर 5th तक है। उच्च प्राथमिक कक्षाएं 6 से लेकर 8 तक है, जिन्हें हम जूनियर कक्षाएं भी कहते हैं। निम्न माध्यमिक कक्षाएं 9th and 10 हैं। उच्च माध्यमिक कक्षाएं 11, 12 है, और उच्च कक्षाएं 12+ होता है। इसके बाद में वो ये भी पूछ सकता है कि LP क्या होता है। तो LP मतलब आपका लेसन प्लान। या वो यह भी पूछ सकता है कि आपके विषय की
विधियाँ बताइए, शिक्षण विधियाँ बताइए। तो ऐसे समय आपको सभी को अपने अपने विषयों की शिक्षण विधियाँ बतानी है, क्योंकि हर विषय को पढ़ाने की अपनी अपनी शिक्षण विधियाँ होती हैं। उसी तरीके से 3H और 3R का अर्थ भी पूछ सकता है। जब हमने आपको B.S. ब्लूम की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, उसके उद्देश्यों के बारे में बताया था, तो उसने अपने उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, जिसको में पहले उसने ज्ञानात्मक उद्देश्य बोला था, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक बोला था। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो था वह हेड से रिलेटेड था, भावात्मक उद्देश्य हार्ट से रिलेटेड था और क्रियात्मक उद्देश्य हैंड से रिलेटेड है। तो इन तीनों को मिलाकर 3H उसने B.S. ब्लूम ने हमें बताया था। उसी तरीके से जो 3R है, 3R मतलब रीड, राइट एंड अर्थमेटिक। एग्जामिनर कुछ शिक्षा के ऊपर भी क्वेश्चन कर सकता है, जैसे शिक्षक केंद्रित शिक्षा किसे कहेंगे। तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि वह शिक्षा जो शिक्षक के कंट्रोल में होती है उसे हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहेंगे। दूसरा वो पूछ सकता है बालक केंद्रित शिक्षा किसे कहेंगे। तो इसके जवाब में बालकों को देख कर दी जाने वाली, मतलब बालक कौन सी कैटेगरी का है उसके हिसाब से उसे दी जाने वाली शिक्षा, यह बालक केंद्रित शिक्षा होती है। आगे वह प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हैं यह भी पूछ सकता है। तो इसके जवाब में प्राचीन शिक्षा में नवीनता लाना ही प्रगतिशील शिक्षा है। इसी की तरह विशिष्ट शिक्षा किसे कहते हैं, तो जो विकलांग होते हैं, जिन्हें सामान्य शिक्षक नहीं पढ़ा पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा कही जाती है। अगला क्वेश्चन वो कर सकता है कि समावेशी शिक्षा किसे कहेंगे। तो जहाँ पर सामान्य बच्चे और कम विकलांग बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाती है उसे हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। इसमें और एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि EPC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसके जवाब में आप उसे आंसर दे सकते हैं इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद और एक वीडियो डालूंगी जिसके अंदर साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के ऊपर किस किस्म से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।